तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 6th सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड था, ये बहुत ही शानदार टाइम पीरियड माना गया है अलग अलग कंट्रीज के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि अलग अलग कंट्रीज में कई सारे रिलीजन्स डेवलप हुए हैं। तो अगर आप बात करेंगे इंडिया में तो यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म। अगर आप बात करेंगे रोमन कंट्रीज के बारे में तो वहाँ पे हेराक्लिटस। अगर आप बात करेंगे पर्शियन कंट्रीज जैसे ईरान के बारे में तो वहाँ पे जोरोस्टर रिलीजन। और एंशंट चाइना में कन्फ्यूशियस और लाओसे रिलीजन बहुत डेवलप किया। ये रिलीजन वहाँ पे ना सिर्फ डेवलप किए बल्कि इन्होंने अपनी टीचिंग्स को पूरी कंट्री में फैलाया भी। ओके। तो उस टाइम पर अगर हम बात करें जैसे आप इंडिया में बुद्धिज्म चाइनिज्म, रोमन कंट्रीज में हेराक्लिटस, पर्शियन कंट्रीज में जोरोस्टर और एंशंट चाइना में कन्फ्यूशियस और लाओसे। तो उस टाइम पर अगर आप बात करेंगे कि इंडिया में क्या हालात थे, तो इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी के दौरान कई सारे रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहे थे। अब रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जहाँ पर जो किंग होता है, अगर वो इलेक्टेड पर्सन है तो हम उसे रिपब्लिकन कहते हैं, और अगर राजा का बेटा ही राजा बन रहा है तो हम उसे मोनार्कियल सिस्टम कह रहे थे। तो हालांकि इस टाइम पर ऐसे मोनार्कियल सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप हुए थे, लेकिन 6th सेंचुरी बीसी के दौरान जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन थे वो ज्यादा स्ट्रांग होते हुए देखे गए। तो उस टाइम पर जब रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे तो उसमें ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के खिलाफ एक नया सेक्ट डेवलप हुआ, जिसे हम कहते हैं हेटेरोडॉक्स सेक्ट। अब ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वो होता है जो पुराने रिचुअल्स को मानता है, जो पुराने ही थॉट्स में रहता है, पुराने बिलीव्स को एक्सेप्ट करता है और नए बिलीव्स को एक्सेप्ट नहीं करता। वो होता है ऑर्थोडॉक्स, जो पुराने ख्यालात का रूढ़िवादी सोच का होता है। और हेटेरोडॉक्स सेक्ट वो होता है जो पुराने ख्यालात को मानने से मना कर देता है, जिन्हें पुराने रिचुअल्स या पुराने सेक्रीफिशियल सेरेमनी समझ में नहीं आ रही होती है और वो उनसे हटकर अपने कुछ नए रूल्स बनाना चाहता है, वो हेटेरोडॉक्स सेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक नया हेटेरोडॉक्स सेक्ट निकल कर आया, ऑर्थोडॉक्स से जो बिल्कुल अलग था, उनके खिलाफ। और इन्हीं सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट में से जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ वो था जैनिज्म और बुद्धिज्म, जिसने हमारे इंडियन सोसाइटी में कई तरह के इम्पैक्ट डाले। अगर आप देखेंगे कि ये जैनिज्म और बुद्धिज्म यहाँ पर क्यों डेवलप हुए, इसका क्या कारण थे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म 6th सेंचुरी के दौरान हमारे इंडिया में डेवलप किए, तो उनका सबसे प्राइमरी रीजन था वो था रिलीजियस अनरेस्ट, जो हमारे 6th सेंचुरी बीसी में हो रहा था। तो रिलीजियस अनरेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में 6th सेंचुरी में कई सारे ऐसे रिचुअल्स आ गए थे, सेक्रीफाइसेस आ गए थे, जो कि बहुत ज्यादा एलेबोरेट कर दिए गए थे। तो जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे उस टाइम पर, ये जो रिलीजन था वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था, कई सारे ऐसे रिचुअल्स उनको फॉलो करने पड़ते थे जो उनके समझ नहीं आते थे। इसकी वजह से एक रिलीजियस अनरेस्ट आया था। और यही जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस थे जो लेटर वैदिक पीरियड में आए थे, ये कॉमन पीपल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको ये मंजूर नहीं था कि आप इतने कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स करवा रहे हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं, इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं जो हमारे समझ भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनकी उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसकी वजह से, और ये जो सेक्रीफिशियल सेरेमनीज थी वो कई ज्यादा एक्सपेंसिव भी थी। तो कई बार आपको जैसे हवन में अपने पूरा अनाज डालने के लिए बोला जाता था, कभी घी डालने के लिए बोला जाता था, तो उनके लिए ये सारे सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे थे। और इन्हीं सुपरस्टिशियस बिलीव्स और मंत्रास की वजह से, मतलब ये जो मान्यताएं उस टाइम पर चल रही थी, अंधविश्वास चल रहा था, या फिर ये कुछ मंत्र चल रहे थे कि आप इस मंत्र को बोल देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे सारे जो अंधविश्वास चल रहे थे वो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे थे। इसकी वजह से वहां पर एक रिलीजियस इंटरेस्ट आया, और उसी रिलीजियस इंटरेस्ट के चलते एक नए रिलीजन डेवलप हुए, जैनिज्म और बुद्धिज्म। अब रिलीजियस इंटरेस्ट, आई होप आप समझ रहे हैं कि जो उस टाइम पर रिलीजन चल रहा था लेटर वैदिक पीरियड में, वो लोगों को अब एक्सेप्टेबल नहीं था। तो लोगों में उसके खिलाफ एक गुस्सा था। तो जब आप किसी एक रिलीजन के लिए बहुत गुस्से में होते हैं और वहां पर आपके पास कुछ अल्टरनेटिव नजर आए, कुछ दूसरे रिलीजन डेवलप करें, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर देते। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो रिलीजन था उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा आया, जिसकी वजह से जब एक नया ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हुआ तो उन्होंने उनको प्रमोट किया। इसके बाद आता है आपका जो उपनिषद में भी जो अगर हम वेदास के अलावा देखें तो जो उपनिषद में भी टीचिंग दी गई थी वो कई हद तक सही थी। वो भी आपके सेक्रीफाइस सिस्टम के खिलाफ ही थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल थी नेचर में, और ये फिलोसॉफिकल बातें हर कॉमन पीपल को समझ में नहीं आ रही। तो ऑल्दो ये जो उपनिषद थे वो एक अल्टरनेटिव थे इन सेक्रीफाइसेस के खिलाफ,
लेकिन क्योंकि इसमें कई सारी फिलोसॉफिकल बातें की गई थी जो कि सबके समझ में नहीं आती थी, इसकी वजह से लोगों को एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था, मोक्ष प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका चाहिए था जो बहुत सरल हो, शॉर्ट हो और हमारे समझ में आ सके, जिसके पीछे कोई रीजन हो। ऐसा नहीं कि जो कुछ ऐसे अंधविश्वासी बातें हैं जिनके ऊपर कोई रीजन समझ नहीं आ रहा, तो उनको चाहिए था एक ऐसा तरीका जो सिंपल हो, शॉर्ट हो और इंटेलिजिबल हो, है ना, जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। और ऐसे रिलीजन जो जैसे टीचिंग्स जो आप हमें प्रोवाइड करेंगे, वो सारी टीचिंग इस लैंग्वेज में होनी चाहिए जो उनके समझ में आए। तो एक तो तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए और दूसरा वो तरीका इस भाषा में बताओ जो भाषा उनके समझ में आती हो। और ये सारी नीड्स फुलफिल की बुद्धिज्म और जैनिज्म ने, है ना। तो बुद्ध और महावीरा ने अपनी टीचिंग्स को उस लैंग्वेज में रखा जो नॉर्मल पब्लिक को समझ में आती है, और साथ ही में उनके जो तरीके हुआ करते थे वो रैशनल हुआ करते थे, जिसके पीछे कोई रीजन है, सिंपल एंड शॉर्ट वे में वो समझाते थे। इसके अलावा ये तो हो गया आपका रिलीजियस फैक्टर। अब इसके अलावा कुछ और भी रीजंस थे, कुछ सोशल रीजंस थे, कुछ इकोनॉमिक रीजन थे, जिसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म डेवलप किए। तो अगर आप बात करेंगे सोशल रीजंस की, तो सोशल रीजंस में आता है आपका कि लेटर वैदिक पीरियड पे एक रिजिड कास्ट सिस्टम चल रही थी। हमने पहले देखा था कि ऋग वैदिक पीरियड में ही कास्ट सिस्टम आ गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ऋग वैदिक टाइम पर ये कास्ट सिस्टम उतना रिजिड नहीं हुआ करता था। मतलब अगर मैं टीचर हूँ तो मैं ब्राह्मण क्लास से हूँ, मेरा बेटा अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो अपने आप वैश्य कैटेगरी से हो जाएगा। अगर मेरे पापा अगर रूलर हैं तो वो अपने आप क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपका ऑक्यूपेशन डिसाइड करता है कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होंगे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ये सिस्टम पूरा रिजिड हो गया था। अब यहाँ पर एक ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा। तो यहाँ पर एक तरीके का रिजिडनेस आ गई थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। ओके। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से लोग पुराने वाले रिलीजन को फॉलो करना बंद कर रहे थे और एक नया रिलीजन ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर इस सिस्टम में क्या था कि कुछ हायर क्लासेस जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को ऐसे कुछ प्रिविलेजेस मिल रहे थे जो कि लोअर क्लासेस जैसे वैश्य और शूद्र को नहीं दिए जा रहे थे। और उसमें भी जो हायर क्लास है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके बीच में भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, क्योंकि क्षत्रिय को ये बात पसंद नहीं थी कि प्रीस्टली क्लास को उनसे ज्यादा औहदा दिया जा रहा है, उनसे ज्यादा स्टेटस मिल रहा है। ओके। इसमें भी ये भी बात ध्यान रखने की है, जो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म आया, तो ये जो लॉर्ड बुद्धा आए और महावीर आए, ये दोनों ही क्षत्रिय ओरिजिन से बिलोंग करते थे। तो दोनों ही क्षत्रिय थे, तो उनमें भी मतलब उनकी जो क्लास थी या क्षत्रिय जो लोग थे, उनमें भी रिसेंटमेंट था कि जो ब्राह्मण क्लास है या जो प्रीस्टली क्लास है वो क्यों इतना डोमिनेट कर रही है। तो उसकी वजह से भी उन्होंने इस क्षत्रिय ओरिजिन बुद्ध और महावीर को प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब इसके अलावा ये तो हो गए आपके रिलीजियस फैक्टर हमने कर लिए, ये आपका सोशल फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट कुछ थे आपके इकोनॉमिक फैक्टर। तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो ट्रेड इतना बढ़ रहा था, इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, उसकी वजह से वैश्य के इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही थी। अब वैश्य वो क्लास थी जो कि, या वो कास्ट थी जो कि आपकी मर्चेंट क्लास में आती है, या फिर हम जो ट्रेड में ज्यादा मानते हैं, व्यापार करते हैं। तो क्योंकि ट्रेड का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसकी वजह से जो वैश्य पूरी कैटेगरी है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही थी। तो जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही थी तो वो चाहते थे कि उनकी सोशल स्टेटस भी इंप्रूव हो, उनको भी समाज में थोड़ी ज्यादा रेपुटेशन मिले। लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स वर्ण सिस्टम उन्हें अलाउ नहीं करता। ओके। तो जो पुराने ख्यालात वाला या रिजिड सिस्टम हो चुका था वो उनको ये अलाउड नहीं करता। तो इसकी वजह से भी उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया बुद्धिज्म और जैनिज्म, और ये मर्चेंट क्लास ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया इन दोनों रिलीजन को। तो इसमें हम सबसे पहला रिलीजन जो कवर करेंगे वो होगा जैनिज्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्धमान महावीर जी का जो टाइम पीरियड था वो 539 बीसी से 467 बीसी तक का था। तो 539 से 467 बीसी तक का महावीर जी का वक्त टाइम था। और वर्धमान महावीर जी 24 तीर्थंकर थे। मतलब इससे पहले जैनिज्म में 23 तीर्थंकर हो चुके हैं और ये प्रीच करने वाले 24 तीर्थंकर थे। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका जन्म हुआ था आपके बिहार साइड में। तो कुंडग्राम जो कि वैशाली के पास में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ था। इनके पापा का नाम सिद्धार्थ था और माता जी का नाम त्रिशला था। और ये दोनों ही क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब इनके जो पूरी फैमिली थी वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। पापा का नाम सिद्धार्थ और माता का त्रिशला।
इनकी मैरिज हुई थी यशोदा से और इनकी एक बेटी थी। जब ये 30 साल के हो गए थे तो इन्होंने अपने ये संसार त्याग कर दिया था, ये साधु बन चुके थे। और उसके बाद उन्होंने घर त्याग करके ये सत्य की खोज में या फिर एनलाइटनमेंट के लिए ये निकल गए थे। इसके बाद इन्होंने 12 साल तक लगभग ये इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह घूमे, इन्होंने सत्य की तपस्या की, इन्होंने सत्य की खोज की। और उसके बाद 13th ईयर में, मतलब ये 12 साल तक बाहर घूमते रहे, उसके बाद 13वें साल में इनको वो स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, इनको वो केवल ज्ञान जिसे हम कहते हैं वो इन्हें उनकी प्राप्ति हुई। इसके बाद इनको महावीर या जिन नाम से कहा जाने लगा और इनके जो फॉलोअर्स थे इनको जैन नाम से जाना जाने लगा। और फिर इस सेक्ट का नाम, इस रिलीजन का नाम पड़ा जैनिज्म। ओके। इन्होंने जो भी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, केवल ज्ञान जिसे हम बोलते हैं, इन्हें जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्होंने उसको 30 सालों तक आगे और प्रीच किया, लोगों को उसके संदेश दिए। और उसके बाद जब ये 72 ईयर्स के हो गए तो राजगृह, जो कि वहीं बिहार में पड़ता है, वहां पावा राजगृह में इनकी डेथ हो गई। तो हमने देखा कि ये 24 तीर्थंकर थे। इनका जन्म बिहार में कुंडग्राम वैशाली के पास में हुआ था। पापा का नाम सिद्धार्थ त्रिशला और माता का नाम त्रिशला। वाइफ थी इनकी यशोदा, इनकी एक बेटी थी। जब ये क्या बोलते हैं, जब ये 30 साल के हो गए थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 12 साल तक घूमने के बाद फिर इनको 13वीं साल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें प्राप्ति हुई तो इन्हें महावीर और जिन नाम से जाना जाने लगा। इनके फॉलोअर्स को जैन और इनके रिलीजन को जैनिज्म। और उसके बाद फिर उन्होंने इनको जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको उन्होंने प्रीच किया 30 सालों तक। और उसके बाद जब 72 साल के ये हो गए थे तो राजगृह पावा में इनकी डेथ हुई। तो बर्थ हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, डेथ हुई पावा राजगृह में। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि महावीर की जो टीचिंग्स थी उन्होंने उसमें इनके 3 मेन प्रिंसिपल्स आते हैं जिसको हम शॉर्ट में त्रिरत्न बोलते हैं। त्रिरत्न का मतलब होता है सही फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। सही विश्वास या सही राइट फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास करना इन द टीचिंग्स एंड विस्डम ऑफ महावीर। तो महावीर जो भी कहते हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो विस्डम है, उन पर आंख बंद करके पूरी तरीके से उस पर बिलीव करना, ये राइट बिलीफ है। सही ज्ञान होना, इस बात का एक्सेप्टेंस होना कि कोई भगवान नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसने पूरे संसार को बनाया है या फिर वो खत्म होगा कभी। तो ये दुनिया हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। तो ऐसा बिलीव रखना कि कोई भगवान नहीं है, ये राइट नॉलेज है। और हर एक ऑब्जेक्ट में, चाहे आप अपने आसपास कोई नॉन लिविंग थिंग भी देखें, तो उसमें भी सोल होती है, ऐसा जैनिज्म में माना जाता है। इसके बाद अगर आप राइट कंडक्ट की बात करेंगे तो राइट कंडक्ट मतलब क्या आप कर्म करते हैं वो आपके होने चाहिए पंच महाव्रत। पंच महाव्रत मतलब पहला आपको ये 5 तरह के व्रत रखने हैं, जैसे कि अहिंसा नहीं करनी, किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं पहुंचाना, ना खुद को ना किसी और को। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी, तो जो आपके पास है उसी में सेटिस्फाइड रहना है, किसी की कोई चीज चुरानी नहीं है। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच का साथ ही देना है। अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, मतलब कोई भी चीज अपने पास एक्वायर करके नहीं रखनी है, कोई प्रॉपर्टी अपने पास बहुत सारी जमा करके नहीं रखनी है। और ब्रह्मचर्य मतलब एक मोरल लाइफ जीनी है, इमोरल जिंदगी नहीं जीनी है आपको। तो 3 रत्नों में आपके आते हैं राइट फेथ, फेथ रखना जैनिज्म की टीचिंग्स पर। राइट नॉलेज, यकीन रखना कि कोई भगवान नहीं है, ना कोई क्रिएटर है, ना इसका कभी खत्म अंत होने वाला है। और राइट कंडक्ट में आपके आते हैं 5 महाव्रत। और 5 महाव्रत में आपके आते हैं अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि जैनिज्म में 2 तरह के फॉलोअर्स, एक तो नॉर्मल फॉलोअर्स होते हैं और एक होते हैं उनके क्लर्जी, जो कि मॉन्क होते हैं, या फिर जो जैसे हमारे हिंदू में होते हैं ना, कुछ फॉलोअर्स होते हैं हिंदू के और कुछ पंडित होते हैं। तो वैसे ही उसमें भी कुछ क्लर्जी होते हैं और कुछ लेमन फॉलोअर्स होते हैं, तो जो कुछ सिर्फ फॉलो कर रहे हैं और कुछ साधु बन चुके हैं। तो साधु और फॉलोअर्स वाली कैटेगरी, दोनों को ही अहिंसा का डॉक्ट्रिन फॉलो करना होता था, दोनों को किसी भी तरीके की अहिंसा करना सख्त मना था। इसके अलावा महावीर जी ये कहते थे कि सारे ही ऑब्जेक्ट, चाहे वो एनिमेट हो, चाहे इन एनिमेट हो, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, सब में ही सोल होती है, सब में आत्मा होती है। अब उनकी कॉन्शियसनेस की डिग्री अलग अलग हो सकती है, किसी चीज में कुछ कॉन्शियसनेस ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। इंसान में ज्यादा होगा, शायद किसी वस्तु में कम होगा, लेकिन सब में सोल होती है। सबकी जिंदगी है और सबको अगर आप काटते हैं तो उनको भी दुख दर्द महसूस होता है।
इसके बाद अगर आप देखेंगे कि महावीर ने पूरी तरह से वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने वेदास में जो भी टीचिंग दी गई है उसको मानने से मना कर दिया था। जो भी वैदिक रिचुअल्स थे, सेक्रीफाइसेस थे, उनको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही एथिकल कोड ऑफ लाइफ बताया था कि बहुत आपको साधारण जीवन रखना है और एथिकल चीजें करनी है, जो सही है वही करनी है, अनएथिकल लाइफ नहीं जीनी है। इनमें उन्होंने ये भी माना था कि एग्रीकल्चर भी एक पाप है, एग्रीकल्चर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो आप मदर अर्थ को इंजर कर रहे हैं। आप जैसे हल चलाते हैं तो कई सारे वेपन्स का यूज होता है ना, मिट्टी को खोदना और ये सब, तो ये सारी चीजों से आपकी अर्थ को इंजरी पहुंचती है। इसमें कई सारे छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े एनिमल्स या फिर जैसे आप अगर हल आप जुतवा रहे हैं तो एनिमल्स का उसमें यूज होता है, या फिर मिट्टी को जब आप खोदते हैं तो उसमें छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, तो उन सबको तकलीफ होती है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर भी एक सिंफुल एक्टिविटी है। इसके बाद उन्होंने उनका जो तरीका है एस्टिसिज्म का, कि संसार छोड़ने का या फिर मोक्ष की प्राप्ति करने का, तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टफ मेथड्स इनके हैं। तो इन्हें पूरी तरह से भूखा रहना पड़ता है, कपड़े त्याग करने पड़ते हैं और अलग अलग तरीके का सेल्फ टॉर्चर इन्हें करना पड़ता है। तो ये खाना नहीं खा सकते, ये एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इन्हें अपना कपड़े सारे त्याग करने होते हैं और सेल्फ टॉर्चर के थ्रू आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ऐसे जैनिज्म मानते हैं। अब अगर आप बात करें कि जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, तो महावीर जी ने एक संघ बनाया था, ऑर्गेनाइज किया था अपनी टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए। उस संघ में दोनों को ही अलाउड था एंट्री लेना, चाहे वो मैन हो चाहे विमेन हो। और इसमें भी कुछ आपके मॉन्क हुआ करते थे जो कि साधु वगैरह हुआ करते थे, और कुछ नॉर्मल फॉलोअर्स हुआ करते थे। तो इस जैनिज्म की जो स्प्रेड हुआ था ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि संघ के मेंबर्स ने अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें दिया था महावीर की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। अब जब इन्होंने अपना इतना सारा कंट्रीब्यूशन दिया तो जो जैनिज्म है वो इनिशियली आपके वेस्टर्न इंडिया और कर्नाटका वाले रीजन में डेवलप हुआ, और उसके बाद फिर वो और भी कई इलाकों में ये स्प्रेड हुआ। अगर आप बात करेंगे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कलिंग के खारवेल राजा, या फिर कुछ और भी साउथ इंडिया की रॉयल डायनेस्टीज हो, चाहे गंगा, कदम्बास, चालुक्यास या फिर ये कर्नाटका के राष्ट्रकूटास, तो ये सारी जो डायनेस्टीज थी उन्होंने भी जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया। इनको उन्होंने फंड्स वगैरह भी दिए ताकि वो जैनिज्म पूरी कंट्री में स्प्रेड हो सके। तो इन्होंने एक संघ बनाया जिसमें मैन विमेन दोनों अलाउड थे। इसमें कुछ मॉन्क्स थे, कुछ नॉर्मल फॉलोअर्स थे। इनके संघ के जो सारे मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसकी वजह से जैनिज्म पहले तो वेस्टर्न इंडिया और कर्नाटका वाले रीजन में ज्यादा स्प्रेड हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कलिंगा के खारवेल हो गए, या फिर साउथ डायनेस्टीज के कई सारे राजा महाराजा हो गए, जैसे गंगा डायनेस्टी के, कदम्बास के, चालुक्य, राष्ट्रकूटास के, इन्होंने भी फंडिंग वगैरह दी थी जैनिज्म। अगर आप देखेंगे कि ये 6th सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था और 4th सेंचुरी बीसी में आते आते यहाँ पर गंगा वैली में बहुत ज्यादा फेमाइन आ गया था, भुखमरी होने लगी थी। तो कई सारे जैन मॉन्क्स भद्रबाहु के साथ, जिनके लीडर थे भद्रबाहु, वो सारे जैन मॉन्क्स भद्रबाहु के साथ मिलकर, और चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ थे, ये सब साउथ की तरफ चले गए। साउथ में कर्नाटका में एक जगह आती है श्रवण बेलगोला, वहां पर जाकर उन्होंने वहां पर ये जाकर कुछ टाइम रहने लगे, वहां पर तपस्या करने लगे, और फिर वहीं पर उन्होंने फास्ट टिल द डेथ का, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट किया था फास्ट टिल डेथ। तो उन्होंने पूरी तरह से स्टारवेशन को अडॉप्ट कर लिया था, खाना वाना सब त्याग लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब तक उनको डेथ नहीं हो गई तब तक वो भूखे रहे थे। तो ये तब हुआ था जब गंगेटिक वैली में पूरी तरह से फेमाइन आ गया था। तो भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके कुछ फॉलोअर्स सब साउथ में कर्नाटका में श्रवण बेलगोला की तरफ चले गए थे, और कुछ जैन मॉन्क्स आपके वहीं पर रह गए थे गंगेटिक वैली में। तो जो वो मॉन्क्स थे जो ऑलरेडी गंगेटिक वैली में ही रह गए थे, उनको उनके लीडर थे स्थूल बाहु। इन्होंने वहां गैंगेटिक प्लेन में रहकर अपने सारे जैनिज्म के जो कोड ऑफ कंडक्ट थे वो सब चेंज कर दिए थे, और इसकी वजह से आपके जैनिज्म में आपको स्प्लिट देखने के लिए मिला। तो आधे जैन मॉन्क्स जो कर्नाटक की तरफ चले गए थे उनका लाइफस्टाइल अलग हो चुका था, और वो जैन मॉन्क्स जो आपके गैंगेटिक वैली में ही रह गए थे उनका लाइफस्टाइल अलग हो चुका था। तो इसकी वजह से जैनिज्म के डिविजन हो गए, एक श्वेतांबर हो गए जो कि व्हाइट कपड़े पहना करते थे, और एक दिगंबर हो गए जो कि कपड़े नहीं पहना करते थे, जिन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया था। तो श्वेतांबर व्हाइट कपड़े पहनते थे, दिगंबर कपड़े पहनते ही नहीं थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि पहला जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, तो पहला जैन काउंसिल आपका पाटलिपुत्र में करवाया गया था। स्थूल बाहु ने इसको
हेड किया था, और ये हुआ था 3rd सेंचुरी बीसी में। इसके बाद फिर जो दूसरा जैन काउंसिल हुआ था वो वल्लभी में हुआ था, ये 15th सेंचुरी एडी में हुआ था। तो ये पहला हुआ था 3rd सेंचुरी बीसी में, और दूसरा वाला हुआ था 5th सेंचुरी एडी में। पहला 3rd सेंचुरी बीसी, दूसरा वाला 5th सेंचुरी एडी। इसका मतलब इनके बीच में लगभग 800 सालों का फर्क रहा होगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनका जो जैन लिटरेचर में जो ये 12 अंक आते हैं वो सब 12 अंक इसमें कंपाइल किए गए थे। तो ये सेकंड जो काउंसिल हुई थी, सेकंड काउंसिल में जैनिज्म का एक लिटरेचर होता है जिसमें टोटल 12 अंक हैं। वो 12 अंक को कंप्लीट करके कंपाइल कब किया गया था? ये किया गया था 5th सेंचुरी एडी में, सेकंड जैनिज्म काउंसिल के दौरान। ओके, और ये हुई कहाँ थी? वल्लभी। पहली हुई थी पाटलिपुत्र, दूसरी हुई थी वल्लभी। पहले को लीड किया था स्थूल बाहु ने, और दूसरी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 12 अंक को कंपाइल किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा रिलीजन है बुद्धिज्म। तो इसमें हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड रहा है वो 567 से 487 बीसी तक का रहा है। इससे पहले जब हमने महावीर जी का देखा था तो वो 539 बीसी से लेकर 467 बीसी तक रहा है, और गौतम बुद्ध जी का 567 से 487। तो 567 से 487 तक का जो टाइम पीरियड है वो गौतम बुद्ध जी का है, और 539 से लेकर 467 तक का जो टाइम पीरियड है वो महावीर जी का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गौतम, जिनका जो रियल नेम वो सिद्धार्थ था, उन्होंने बुद्धिज्म को फाउंड किया है। इनका बर्थ हुआ था 567 बीसी में, और इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी गार्डन कपिलवस्तु के पास में हुआ था। अब ये जगह आती है आपके प्रेजेंट डे नेपाल के आसपास। तो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के आसपास आपको लुम्बिनी गार्डन या कपिलवस्तु मिल जाएगा। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधना, जो कि शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। माता का नाम था माया देवी। तो फादर थे शुद्धोधना, माता थी माया देवी। जब इनकी जो माया देवी जी थी, जब वो डिलीवर कर रही थी, या जब इनका बर्थ हो रहा था, तो उस टाइम पर माया देवी जी की डेथ हो जाती है। इसके बाद इनका पूरा पालन पोषण सब इनकी आंट प्रजापति गौतमी करती है। जब ये 16 साल के होते हैं तब इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से। अब आप याद रखेंगे कि जब हमने महावीर जी की वाइफ का नाम पढ़ा था तो वो यशोदा था, और यहाँ उनकी वाइफ का नाम जो गौतम जी की वाइफ का नाम है यशोधरा। तो महावीर जी की वाइफ का नाम यशोदा था, और यहाँ गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा। वहां उनकी एक बेटी थी, और यहाँ इनका गौतम बुद्ध का एक बेटा था जिनका नाम था राहुल। इन्होंने जब एक दिन घर से बाहर निकले थे तो इन्होंने 4 चीजें देखी थी। उन 4 दृश्य के बाद इनकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। तो इन्होंने सबसे पहला एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक डिसीज्ड पर्सन देखा, एक बीमार आदमी देखा, फिर एक कॉप्स देखा, एक मरा हुआ आदमी देखा जिसे हम कहते हैं कि शव देखा, और उसके बाद उन्होंने एक एसेटिक मैं देखा जिसने अपना पूरा घर बार छोड़ दिया था। एक साधु देखे बेसिकली इन्होंने। तो पहले इन्होंने जब बूढ़ा भी आदमी देखा, या फिर जब वो एक बीमार आदमी देखा, या जब एक शव देखा, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही उन्होंने एक साधु को देखा कि उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी, एक अलग ही चमक थी उनके चेहरे पर, तो उन्होंने अपने जो साथ थे उनसे उन्होंने पूछा कि इनके चेहरे पर इतनी चमक कैसे है। तो उन्होंने इनको समझाया कि क्योंकि वो साधु हो चुके हैं, साधु बन चुके हैं, उन्होंने अपने संसार के सारे सुख दुख का त्याग कर दिया है। अब वो सारी मोहमाया से दूर हो चुके हैं, उनको असली ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो उस टाइम पर सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो भी अब एसेटिक बनेंगे। उसके बाद वो भी अपना संसार छोड़ देंगे, वो साधु बन जाएंगे, और सारे मोह माया को त्याग कर देंगे। तो जब ये 29 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपने सच की खोज में अपना घर बार सब छोड़ दिया। 7 साल तक भ्रमण करने के बाद यहाँ से वहां वो इस दौरान कई सारे टीचर से मिले, लेकिन 7 सालों तक इन्हें कोई भी एनलाइटनमेंट नहीं मिला। 7 सालों तक घूमने के बाद फाइनली फिर वो बोध गया पहुंचे बिहार में। वहां उनको एक बोधि ट्री मिला जिसके नीचे बैठकर इन्होंने घोर तपस्या की, और उसके बाद इनको निर्वाण मिल गया, जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब हमने महावीर जी के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हम इसे केवल ज्ञान के नाम से जान रहे थे, और बुद्धिज्म में इसे निर्वाणा बोलते हैं। ओके, तो इन्हें एक सच की प्राप्ति हुई, इनको एक एनलाइटनमेंट मिला जिसे हम निर्वाणा कहते हैं। तो 30 साल की उम्र में इनको निर्वाणा मिला। इसके बाद नहीं, 35 ईयर्स की एज में इनको निर्वाणा मिला, और उसके बाद फिर इनको बुद्ध कहा जाने लगा या एनलाइटेड वन कहा जाने लगा।
इन्होंने अपना जो पहला सरमन था या पहली जो स्पीच थी इन्होंने अपनी सारनाथ में दी थी जो कि बनारस में है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 45 ईयर्स तक उन्होंने बस स्पीच दिए, प्रीच किया, उन्होंने अपने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। और उसके बाद जब उन 80 साल के हो चुके थे तो उनकी डेथ हो गई कुशीनगर में। ओके, तो इनका बर्थ हुआ था 567 में, डेथ हुई थी इनकी 487 बीसी में। इनके पापा का नाम था सुद्धोधना, माता का नाम था माया देवी। बर्थ के टाइम पे माया देवी जी की डेथ हो गई थी तो इनको उनकी आंट प्रजापति गौतमी ने पाला पोषा था। इसके बाद फिर इनकी शादी हुई थी 16 साल की उम्र में यशोधरा से। इनका एक बेटा था राहुल। जब ये घर से एक बार दिन बाहर निकले तो इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक शव को देखा और एक साधु को देखा। तो उसके बाद इनका पूरे लाइफ का पर्पस चेंज हो गया, लाइफ को देखने का नजरिया बदल गया। इसके बाद इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया सच की खोज में। 7 साल तक ये ऐसे ही भ्रमण करते रहे लेकिन इन्हें कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं मिला। इसके बाद 7 साल के बाद बिहार में ये बोध गया पहुंचे, वहां बोधि ट्री के नीचे बैठे और वहां पर उन्होंने घोर तपस्या की जहां पर उनको निर्वाणा मिला। इसके बाद जब 35 साल की ये इनको निर्वाणा का मिला था 35 साल की उम्र में। इसके बाद फिर इनको बुद्ध या फिर एनलाइटेड वन कहा जाने लगा। इन्होंने अपना जो पहला सरमन था, स्पीच थी, इन्होंने सारनाथ में दी थी जो कि बनारस में है। और उसके बाद अगले 45 सालों तक इन्होंने सिर्फ प्रीचिंग देने का ही काम किया, इन्हें सिर्फ इन्होंने उपदेश दिए। इसके बाद जब ये 80 साल के हो गए तो कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई। इसके बाद अगर आप बात करें कि इनके कुछ सबसे खास डिसिपल हुआ करते थे जो इनके प्रवचनों को सुना करते थे, इनके बहुत चहीते आप स्टूडेंट बोल सकते हैं, वो सरीपुत्र, मोगलन, आनंद और कश्यप उपाली, ये 5 लोग थे। ओके, सरीपुत्र, मोगलन, आनंद, कश्यप और उपाली। तो ये 4-5 लोग इनके बहुत खास डिसिपल हुआ करते थे। इवन कुछ किंग्स भी थे जो इनको पैट्रोनेज किया करते थे, वो बुद्धिज्म में मानते थे, इवन इनको फंड्स भी प्रोवाइड किया करते थे इसकी स्प्रेड के लिए। वो थे आपके कौशल के प्रसन्नजीत, मगध के बिंबिसार और अजाशत्रु। तो कौशल राज के प्रसन्नजीत, कौशल राज के जो राजा थे प्रसन्नजीत, और मगध राज की बिंबिसार और उनके बेटे अजाशत्रु, उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज किया था। उन्होंने इनकी डॉक्ट्रिन्स एक्सेप्ट भी की थी और वो इनके ही शिष्य बन गए थे। उसके बाद बुद्धा ने अपनी पूरी जिंदगी अपना ये प्रवचन दिए और बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। और वो लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने कई सारी प्लेसेस को विजिट किया था, जैसे बनारस, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा, पाटलीग्राम, ये सारे जगह को उन्होंने विजिट किया और अपने लेक्चर्स वहां पर स्प्रेड किए। इसके बाद बुद्धिज्म में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बुद्धा ने किसी भी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के आंसर देने जरूरी नहीं समझे थे। उन्होंने अपने आप को दूर रखा था ऐसे कंट्रोवर्सी से, जैसे भगवान है या नहीं है, आत्मा होती है या नहीं होती है, कर्मा, रीबर्थ, ये सब होता है नहीं होता है। इन सब क्वेश्चन से इन्होंने अपने आप को दूर रखा था और उन्होंने ज्यादा फोकस किया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। तो जिंदगी जीने में जो मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये उनको सॉल्व करने के पीछे ज्यादा ध्यान देते थे, रेदर देन ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर अगर दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आत्मा है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, इन सारे क्वेश्चन से इन्होंने अपने आप को दूर रखा था। इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी, तो 4 नोबल ट्रुथ जो बुद्धा जी ने बताए थे वो ये थे कि जो संसार है वो पूरा सफरिंग से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, और दुख का कोई कारण भी है, देयर इज अ रीजन कि क्यों लोग इतने दुखी हैं। ठीक है, और वो जो रीजन क्या है वो है डिजायर, क्योंकि लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, कामनाएं बहुत ज्यादा है। तो जब लोगों की डिजायर्स बहुत ज्यादा होती है तो वो दुखों का कारण बन जाती है। तो सफरिंग बहुत ज्यादा है, दुखों का कारण उनका उनकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं। इंसान चाहे तो ये सफरिंग खत्म हो सकती है। तो अगर आप अपनी डिजायर्स को खत्म कर दें तो आपकी जो सफरिंग्स हैं, जो आप इतना झेल रहे हैं, आपके जो दुख है, कष्ट है, वो सब दूर हो सकते हैं। और इन डिजायर्स को खत्म करने के लिए आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ को हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो ये अष्टांगिक मार्ग का 8 फोल्ड पाथ क्या थे, ये 8 फोल्ड पाथ आपके आगे दिए हुए हैं। तो आप पहले तो 4 नोबल ट्रुथ देखिए कि पूरे संसार जो है वो सफरिंग या दुखों से भरा हुआ है। इन दुखों का कारण आपकी इच्छाएं या फिर डिजायर्स हैं। अगर आप अपने डिजायर्स को खत्म करते हैं तो आपके जो दुख है वो खत्म हो सकते हैं, और इच्छाओं को खत्म करने के लिए आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा।
वो 8 फोल्ड पाथ को अगर आप याद करेंगे तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप याद करेंगे तो आप इसे भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपका आएगा राइट माइंडफुलनेस, आपकी समझ सही होनी चाहिए। उस समझ के अकॉर्डिंग आपको सही रिजॉल्व लेना है, मतलब सही प्रण या फिर सही सही संकल्प लेना है आपको। आपका नजरिया सही होना चाहिए, जैसा आप नजर है वैसे ही आपकी बोली होनी चाहिए, सही बोली होनी चाहिए। जो आप बोलो वही आप करो, आपका कंडक्ट भी सही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जिंदगी में जो भी एफर्ट्स है वो सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। सही डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन सही होगा और आपकी जीवन जिंदगी जीने का जो तरीका है वो भी सही हो जाएगा। तो आपकी समझ सही होनी चाहिए। समझ सही है तो आपको अपनी समझ का यूज करके सही संकल्प लेना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपकी जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए। जो आपकी दृष्टि है और आपकी स्पीच, आप जो बोल रहे हैं वो सही होनी चाहिए। जो आपने बोला वही आपको करना है। आपका कंडक्ट सही होना चाहिए। इससे आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन सही जगह पर रहेगा और आप सही जिंदगी जी पाएंगे। इसके अलावा बुद्ध ने कभी भी ना तो गॉड की एग्जिस्टेंस में माना है, ना कभी उसे रिजेक्ट किया। हमने पहले देखा था कि उन्होंने मेटाफिजिकल क्वेश्चन से वो दूर ही रहे हैं। तो भगवान है कि भगवान नहीं है, इनकी कंट्रोवर्सीज में कभी ये फंसे नहीं है। हालांकि ये लॉ ऑफ कर्मा को मानते थे। ये मानते थे कि आज आपकी जो भी कंडीशंस है वो आपकी खुद के कर्मों की वजह से हैं। तो जो आज बहुत खुश है वो इसलिए क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे थे। कोई अगर आज बहुत दुखी है तो वो इसलिए क्योंकि उनके कर्म खराब थे। इन्होंने ये बताया कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे इससे पहले अगर आप देखेंगे महावीर जी की टीचिंग्स कहती हैं कि हर चीज में सोल होती है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। पर बुद्ध जी ये कहते हैं कि नहीं, सोल होती ही नहीं है। हालांकि इन्होंने अहिंसा में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। इन्होंने कहा है कि ना आपके मन वचन और कर्म से किसी भी तरह का कोई अहिंसा नहीं होनी चाहिए। ना तो आप मन में किसी के बारे में कुछ गलत सोचो, ना कुछ किसी को गलत बोलो जिससे उनका दिल दुखे, और ना आप उनके साथ कुछ गलत करो। तो हर तरह से आपकी अहिंसा को आपको फॉलो करना है। वो हर एक ह्यूमन बीइंग से, हर एक लिविंग क्रिएचर से बहुत प्यार करते थे। इसकी वजह से लोग भी उन्हें बहुत ज्यादा चाहते थे। इवन अगर आप उन्हें कितना ही प्रोवोक कर लें, आप कितना ही उन्हें उकसा लें, उन्होंने कभी भी गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कभी भी नफरत नहीं दिखाई। इवन उन्होंने सबके दिलों को लव और कंपैशन से ही जीता है। तो उनके उनके तरफ दया भावना देकर या उनके तरफ अपना प्यार दिखाकर ही इन्होंने लोगों के दिलों को जीता है। इनके जो रिलीजन था बुद्धिज्म, ये ज्यादा आपकी मोरालिटी की तरफ दिखाता है। तो आपको एक जिंदगी मॉरल तरीके से जीनी चाहिए, सही तरीके से जीनी चाहिए। आपको अपने वर्ड्स में, अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में प्योरिटी रखनी चाहिए ना। वही मन वचन और कर्म में आपको प्योरिटी रखनी चाहिए। इसके अलावा ये रैशनलिस्ट थे। रैशनलिस्ट का मतलब ये है कि इनके हर एक स्पीच के पीछे, इनके हर एक चीज के पीछे कोई रीजन हुआ करता था। तो वो हर एक चीज को एक्सप्लेन किया करते थे लाइट ऑफ रीजन में, मतलब हर एक चीज का वो रीजन दिया करते थे। किसी भी बात को वो अंधविश्वास की तरह नहीं फॉलो करवाया करते थे। तो उन्होंने कुछ बोला है तो वो इसलिए आपको फॉलो नहीं करना कि ये गौतम बुद्ध जी ने बोला है तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हर एक बात के पीछे कोई रीजन हुआ करता था कि अगर मैं ये करने के लिए बोल रहा हूँ तो ये क्यों करना है, और अगर ये करने के लिए मना कर रहा हूँ तो क्यों नहीं करना है। तो इनकी कोई भी बात ब्लाइंड फॉलो करने वाली नहीं थी। इनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई रीजन हुआ करता था। इसके बाद इन्होंने कभी भी कास्ट सिस्टम में कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया। इन्होंने कभी ये नहीं बोला, लेकिन ये किसी भी तरह की सोशल डिस्क्रिमिनेशन में नहीं मानते थे। ये मानते थे कि सबको इक्वली देखना चाहिए, किसी को ऊपर किसी को नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए। और इवन उन्होंने अपना भी जो रिलीजन था वो सबके लिए ओपन रखा था। कोई भी इसका पार्ट बनना चाहे तो वो बन सकते थे। इसके बाद अगर आप बात करेंगे, ये जो बुद्धिज्म था वो ज्यादा सोशल था रेदर देन रिलीजियस रिवॉल्यूशन। तो अगर आप देखेंगे कि बुद्धिज्म के आने की वजह से ज्यादा धर्म में तो क्रांति आई ही, लेकिन उससे ज्यादा समाज सुधार हुआ। क्योंकि लोग अब डिस्क्रिमिनेशन में कम मानने लगे थे। डिस्क्रिमिनेशन में इन्होंने नहीं माना, उन्होंने हर एक टीचिंग के पीछे रीजन को देखना शुरू कर दिया। तो एक सोशल रिवॉल्यूशन ज्यादा था। इसके अलावा इन्होंने एक प्रैक्टिकल एथिक्स, मतलब आपको क्या एथिक्स को फॉलो करना है रियल लाइफ में, उन सब पर ज्यादा फोकस किया और उन्हें सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात की। इसके बाद आप देखेंगे कि ये बुद्धिज्म इतना स्प्रेड कैसे हुआ। तो बुद्धिज्म या बुद्ध के दो तरह के डिसिपल या शिष्य हुआ करते थे। एक होते थे मॉन्क, जिसे हम भिक्षु कहा कहते हैं, साधु जैसे। और दूसरे होते थे उपासिकास, जिसे हम ले वर्शिपर्स कहते हैं। तो भिक्षु और उपासिका दो तरह के
शिष्य हुआ करते थे। भिक्षु मतलब वो जो कि अपना पूरा सब कुछ घर बार छोड़ चुके हैं, अब पूरी तरह से ये मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चल पड़े हैं। वो एक्टिवली इस बुद्धिज्म को स्प्रेड करेंगे। और दूसरे वो जो नॉर्मल फॉलोअर्स हैं ना, उपासिका हैं, तो ये दो तरह के उनके डिसिपल हुआ करते थे। तो ये जो मॉन्क थे या जो साधु थे, उन्होंने अपना एक संघ बना लिया था ताकि वो बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड कर सके। और इसमें चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी को भी किसी भी कास्ट के से बिलोंग करते हो, इस संघ में सबको एंट्री ओपन थी। तो कोई भी चाहे तो इस संघ का आप मेंबर बन सकते हैं। अगर इस संघ में कोई नन आते हैं, मतलब कोई फीमेल मॉन्क आती हैं, तो उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे कि उनका कहाँ रहना है। ऑब्वियसली अगर अगर आप किसी संघ में मेल फीमेल दोनों को ही एंट्री दे रहे हैं, तो वहां पर आप फीमेल के रेसिडेंस अलग बनाएंगे। तो वहां पर आपके रेसिडेंस और उनकी मूवमेंट को लेकर थोड़े से रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, है ना। तो आपको कहाँ रहना है, कब घर से कब बाहर निकलना है, कब आपको मूवमेंट करनी है, तो उसमें थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन सेफ्टी पर्पज के लिए ही किया जाता था। इसमें सरीपुत्र, मोगलान और आनंद इनके कुछ फेमस मॉन्क हुआ करते थे। हमने ये देखा था कि इनके 5 डिसिपल्स थे स्टार्टिंग से, और इन्हीं 5 में से ये इनके फेमस डिसिपल हुआ करते थे। ये जो संघ था, इसको गवर्न किया जाता था डेमोक्रेटिक लाइन्स के ऊपर। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई एक राजा है तो वो जो बोलेगा वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हर एक चीज डेमोक्रेटिकली हुआ करती थी, सबको साथ में लेकर ये लोग काम किया करते थे। और इस संघ में प्रॉपर डिसिप्लिन हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि जब जिसका मन किया तब कुछ काम किया, नहीं किया। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रॉपर डिसिप्लिन से पूरा काम किया करता था, किया जाता था। इसके बाद इन्हीं संघ के एफर्ट्स से ही क्या हुआ था, आपका बुद्धिज्म पूरे नॉर्थ इंडिया में और पूरा फैल चुका था। बुद्धिज्म की लाइफ टाइम में, मतलब जब बुद्धा जी थे तो उनके जीते जी बुद्धिज्म पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो चुका था। एंड इवन जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद फिर और भी पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में और इवन इंडिया के बाहर भी बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, लेकिन उनके जीते जी पूरे नॉर्थ इंडिया में आपका बुद्धिज्म स्प्रेड हो चुका था। इसके बाद आप आएंगे, देखेंगे कि मगध, कौशल, कौशाम्बी और ऐसे कई सारे रिपब्लिकन स्टेट। हमने देखा रिपब्लिकन स्टेट वो होते हैं जहां पर जो किंग होता है उसे इलेक्ट किया जाता है, ना कि हेरिडिटरी होगा। तो यहाँ पे रिपब्लिकन स्टेट में किंग को इलेक्ट किया जाता था। तो वैसे ही मगध, कौशल, कौशाम्बी या फिर और भी कई सारे रिपब्लिकन स्टेट जो कि नॉर्थ इंडिया में थे, वो इस रिलीजन को समझने लगे थे या इस रिलीजन को अडॉप्ट करने लगे थे। तो लगभग जब बुद्धा जी की डेथ हो गई थी तो उसके 200 सालों के बाद एक मौर्यन एम्परर आए जिनका नाम अशोक था। उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और उन्हें बहुत ज्यादा स्प्रेड किया। ओके, उन्होंने कुछ कई सारी मिशनरीज अपने भेजे अलग अलग कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में, इवन सीलोन श्रीलंका में। और इस जो बुद्धिज्म का रिलीजन है वहां पे इन्होंने इसको स्प्रेड किया। तो इस तरह से हमारा जो एक लोकल रिलीजन था जो पहले इंडिया में सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था, अब वो एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया था बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अशोका। और भी किंग्स थे जिनके एफर्ट्स थे, जैसे मगध, कौशल या फिर कौशाम्बी या अलग अलग रिपब्लिकन स्टेट, लेकिन उन्होंने ज्यादातर तो उसे नॉर्थ इंडिया में ही स्प्रेड किया था। अशोक के आने के बाद उन्होंने अपनी मिशनरीज को अलग अलग कंट्रीज में भेजा, जैसे वेस्ट एशिया या फिर सीलोन में। और जिसके बाद इस जो हमारा लोकल रिलीजन है वो एक वर्ल्ड रिलीजन बन पाया। इसके बाद आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसको आप पहले अलग से देख लेते हैं कि याद कैसे करेंगे। जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इन टोटल, ठीक है। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में आप उसे याद करेंगे, राम, विकास, पामो, ककवा। तो राम, विकास, पामो, ककवा, राम, विकास, पामो, ककवा, राम, विकास, पामो, ककवा। आपको बस ये 4 वर्ड्स याद करने हैं और 4 वर्ड से आपकी चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कवर हो जाएंगी। तो राम मतलब पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि र से आपका आता है। अच्छा, ये किस सीक्वेंस में रहेंगे, लोकेशन, फिर आएगा किंग जिसने इसको पेट्रोनाइज किया, और फिर आता है कि किसने इसको प्रिसाइड किया, मतलब वो मॉन्क जिन्होंने इसको लीड किया था या जो उनके लीडर थे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पोजीशन, लोकेशन पहले, फिर राजा का नाम और फिर मॉन्क या फिर वो जो जिन्होंने प्रिसाइड किया था। तो आर से आपका आ जाएगा राजगृह, ए से आ जाएगा आपका अजाशत्रु, और म से आएगा महाकश्यप। ओके, तो राम में आर से हो जाएगा राजगृह, ए से हो जाएगा या आ से हो जाएगा अजाशत्रु, और म से हो जाएगा महाकश्यप। तो आप पहले वाले देखेंगे,
तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी, जिसकी चेयरमैनशिप या लीड किया था महाकश्यप ने। और ये जब बुद्धा जी की डेथ हुई थी तो उसके तुरंत बाद ये पहली काउंसिल बिठाई गई थी। इसका मेन पर्पस ये था कि ये बुद्ध की जो भी टीचिंग्स है ना, उनकी में जो भी प्योरिटी थी उसको मेंटेन रखा जा सके। तो मतलब कंपाइल किया जा सके उनकी सारी टीचिंग्स को, ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो, या आने वाले लोग इसमें अपने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड ना कर दें। तो उन्होंने जो भी टीचिंग्स दी गई है उसे उसी वक्त कंपाइल किया गया था पहली टीचिंग में। ओके, तो राजगृह में महाकश्यप ने उसको प्रिसाइड किया था। और इसे जो इस टाइम पर जो किंग थे वो थे अजातशत्रु। दूसरा था विकास, तो ये हम हटा देंगे यहाँ से। विकास में व से आपका आ जाएगा वैशाली में ये हुआ था, वैशाली में। क से आपका आ जाएगा कालाशोक ने इसे पैट्रोनाइज किया था। और स से आ जाएगा सभा कवि। तो ये हो जाएगा विकास में व से वैशाली, क से कालाशोक और स से सभा कवि। तो ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में हुई थी, टाइम पीरियड हम अलग से याद कर लेंगे। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, सॉरी ये सेकेंड वाली हुई थी वैशाली में। जिससे यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, पर ये वैशाली में हुई थी। कालाशोक ने इसे पैट्रोनाइज किया था और सभा कवि ने इसे प्रिसाइड किया था। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, यहाँ पे हम देख लेंगे। पामो में प से आपका आ जाएगा पाटलिपुत्र, अ से आपका आ जाएगा अशोक, और म से आपका आ जाएगा मोगली पुत्र तिस। ठीक है, तो थर्ड जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इस टाइम पे जो राजा थे वो अशोक थे, इन्होंने इसको पैट्रोनेज दिया था। और इस टाइम पे प्रिसाइड किया था मोगली पुत्र तिस ने। ठीक है, और जो फाइनल है ककवा, इसमें आपका क से आ जाएगा कुंडल ग्रामा बोल सकते हो, या फिर कश्मीर। राजा इस टाइम पे थे कनिष्क, और व से आपका आ जाएगा वसुमित्र। और इवन यहाँ पर एक प्रेसाइड तो वासुमित्र ने किया था, लेकिन यहाँ पर एक और गेस्ट थे जिन्होंने इसको अटेंड किया था, उसका नाम था अश्वघोष। तो वो भी आप अ से याद रख सकते हैं। तो फोर्थ जो था फाइनल वर्जन, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हुई थी, जो कि कनिष्क ने पैट्रोनाइज दिया था इसको, कश्मीर में हुई थी। वासुमित्र ने इनको प्रिसाइड किया था, और अश्वघोष इस टाइम पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपको क व आ ककवा से नाम से आपको याद रह सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक नया बुद्धिज्म डेवलप हुआ, जो था महायान बुद्धिज्म। वो एग्जिस्टेंस में आया। और इससे पहले जो मतलब चल रहा था, जो अशोक ने जिस पार्ट को प्रीच किया था या फिर स्प्रेड किया था, वो हीनयान था। तो बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गए, महायान और हीनयान। ये हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। इससे पहले यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में एक नया तरह का बुद्धिज्म आया, या नया कैटेगरी ऑफ बुद्धिज्म आया, जिसे हम कहते हैं महायान। इससे पहले वाला जो था उसे हम हीनयान के नाम से जानने लगे। फिर भी यहाँ पर आप एक बार देख लेंगे। पहला राम, तो राजगृह, अजातशत्रु, महाकश्यप। विकास, वैशाली, कालाशोक, सभाकवि। इसके बाद फिर थर्ड पामो, पाटलिपुत्र, अशोक, मोगलीपुत्र तिस। और फोर्थ ककवा, तो कनिष्क, कश्मीर, कनिष्क और वासुमित्र, और इसमें एक और थे अश्वघोष। ओके, पहले वाले में खास बात ये थी कि यहाँ पर तीन पिटक जो थे, त्रिपिटक में से दो पिटक, विनय पिटक और चित्त पिटक को कंपाइल किया गया, जिसमें महावीर बुद्ध सॉरी जिसमें ये सिद्धार्थ गौतम जी की जो मेन टीचिंग्स है वो कंपाइल की गई थी। सेकेंड वाले में खास बात ये थी कि यहाँ पर जो संघ थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक थेरावेदन और एक महासंघिका। इसके बाद फिर तीसरे वाले में अभिधम पिटक, तो दो पिटक पहले बन चुके थे, तीसरा पिटक तीसरे वाले काउंसिल में बना। और चौथे वाले में क्या हुआ, हीनयान और महायान तो अलग अलग हो गए। तो सेकेंड और फोर्थ में डिवीजन हुआ है, पहले और तीसरे में त्रिपिटक बने हैं। तो पहले वाले में दो बन चुके थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा वाला अभिधम पिटक तीसरे में बना था। सेकेंड वाले में डिवीजन हुआ था संघ का, थेरावेदन और महासंघिका में। और चौथे वाले में पूरा महायान और हीनयान, दो बुद्धिज्म की कैटेगरीज डिवाइड हो गई। अब पहला वाला काउंसिल हुआ था 486 में, जब
गौतम बुद्ध जी की डेथ हुई थी। फिर दूसरा हुआ था लगभग इसके 100 साल बाद, तो 383, तो 486 386 या इसके आसपास आप याद रख सकते हैं। तो 100 साल के बाद लगभग 383 बीसी में हुआ था। इसके बाद फिर 250 बीसी में हुआ, और फिर फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ। तो 250 बीसी और फर्स्ट सेंचुरी एडी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद है यहाँ पर हमने जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट थे वो लगभग उनकी डेथ के 500 साल के बाद उन्हें बनाए गए, और उसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो बुद्धिस्ट जी ने जो भी प्रीचिंग दी थी उसके जो टेक्स्ट थे उनको कंपाइल कब किया गया, उनकी डेथ के लगभग 500 साल के बाद ये पूरा हो चुका था, जिसे हम 3 पिटक के नाम से जानते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और ये तीनों जो पिटक थे वो पाली लैंग्वेज में पहले ओरिजिनली कंपाइल किए गए थे। इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसा क्या रीजन थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने का सबसे मेन रीजन था कि अब ब्राह्मणिज्म रिवाइव हो रहा था। तो पहले क्या हुआ था, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास जो वैदिक कल्चर था या ब्राह्मणिकल कल्चर था उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। रिचुअल्स बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड हो गए थे, सेक्रीफाइसेस को प्रमोट किया जाने लग गया था, जिसकी वजह से लोग रिसेंटमेंट दिखाने लगे थे। और फिर वो उनका जो रिलीजन था वो थोड़ा सा गिरने लगा और नए रिलीजन डेवलप होने लगे। पर फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद वही जो ब्राह्मणिज्म था दोबारा से रिवाइव होने लगा, जिसकी वजह से बुद्धिज्म अब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। तो भगवतिज्म और ब्राह्मणिज्म दोबारा, जो ब्राह्मणिज्म है वो तो रिवाइव हो रहा था, और एक नया रिलीजन आ रहा था भगवतिज्म, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लगा। अब इससे पहले क्या हुआ था कि जो बुद्धिज्म था वो पाली लैंग्वेज का यूज करता था जो सारे मासेस को समझ में आती थी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेंचुरी एडी में आते आते इस लैंग्वेज का यूज करना बंद कर दिया गया। तो पाली का यूज की वजह से बुद्धिज्म का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, राइज शुरू हुआ था, क्योंकि पाली लैंग्वेज लोगों को समझ में आती थी। पर जैसे ही ये पाली लैंग्वेज का यूज करना कम करते गए तो वैसे ही बुद्धिज्म का भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब बुद्धिज्म ने संस्कृत भाषा को अडॉप्ट कर लिया था, वो संस्कृत भाषा जो एलाइट या क्लास को ही समझ में आती थी, जो सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोगों को समझ में आती थी, बाकी लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो इसकी वजह से भी जो बुद्धिज्म का है वो उसका डिक्लाइन होना शुरू होने लगा था। अब इसके बाद जैसे ही महायान, जैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हमें देखा कि महायान बुद्धिज्म कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। पहले तो पहले वाले को हमने हीनयान बोलना शुरू कर दिया, और एक जो नया कैटेगरी बनी उसे हम महायान बुद्धिज्म के नाम से जाने लगे। इस महायान बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजन होना शुरू हो गया था। तो पहले मूर्ति को नहीं माना जाता था, पर अब गौतम बुद्ध जी की मूर्ति भी बनी और उनकी पूजा भी होने लगी। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऑफरिंग्स वगैरह भी, चढ़ावा वगैरह भी इसमें होने लगे, जिसकी वजह से जो इनका जो मेन मॉरल स्टैंडर्ड्स थे वो गिरने लगे। तो वो मेन पर्पस या जो मेन टीचिंग्स थी गौतम बुद्ध की वही अपोजिट होने लगी। तो पहले वो आइडल वर्शिप को मना किया करते थे, सेक्रीफाइस करने के लिए मना किया करते थे, पर अब क्या होने लगा, उन्हीं की ही मूर्तियां बनाई जाने लगी और उन्हीं को ही ऑफरिंग्स दी जाने लगी, जिसकी वजह से जो उनका मॉरल स्टैंडर्ड था वो कम होने लग गया। इसके बाद जो हुन्स का अटैक हुआ था 5th या 6th सेंचुरी एडी में आते आते, और टर्किश इन्वेडर्स भी हमारी 12th सेंचुरी में हमारे इंडिया में आए थे, जिसके बाद उन्होंने कई सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया था, है ना, खत्म कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दी थी, जिसकी वजह से भी बुद्धिज्म यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे बुद्धिज्म के डिक्लाइन के लिए। एक बार अगर आप शॉर्ट में देखेंगे तो ब्राह्मणिज्म का वापस आना, भगवतिज्म का राइज होना, अभी शुरू होना, पाली लैंग्वेज को खत्म करके संस्कृत लैंग्वेज को अडॉप्ट करना, महायान बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप करना, ऑफरिंग्स करना, इसके अलावा हुन्स का अटैक हो जाना, और उसके बाद तुर्किश इन्वेडर्स उन्होंने हमारे यहाँ पर मोनास्ट्रीज को तोड़ दिया था। तो ये सारे मेन मेन रीजंस थे जिसकी वजह से आपका बुद्धिज्म इंडिया में डिक्लाइन हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या इंडियन कल्चर में कुछ कंट्रीब्यूशन बुद्धिज्म का भी है। तो कई बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आपके बुद्धिज्म का है, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले हमारे इंडिया में अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया था। यही अहिंसा का कॉन्सेप्ट जो कि आगे चल के हमारे नेशन की पहचान बन गई, हमारे नेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज थी उसमें से एक बन गई हमारा अहिंसा। तो आप देखेंगे जब हमें फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा था तो उसमें भी अहिंसा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिन्हें गांधी जी ने ज्यादा प्रमोट किया था। तो वही कहाँ से आया था, ये कॉन्सेप्ट आपके बुद्धिज्म से आया था। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अहिंसा का। इसके अलावा इन्होंने इंडिया के आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि सांची, भरूच, गया में जो स्तूपास बनाए गए हैं ये सब क्या है, बुद्धिज्म
की देन है। तो बुद्धिज्म की वजह से हमारे यहाँ पे ये स्तूपास डेवलप किए, जिसकी वजह से हमारा आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ। इसके अलावा बुद्धिज्म को ही हमारे चैत्यास और विहार का क्रेडिट जाता है। तो चैत्यास क्या होता है, तो बुद्धिज्म में प्रेयर हॉल होती है। तो एक बड़ा सा हॉल जहाँ पर सारे बुद्धिस्ट पीपल मिलते हैं और वो प्रेयर करते हैं, उसे हम चैत्या बोलते हैं। और विहार वो जगह होती है जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। तो जहाँ पर वो लोग रहते हैं उस रेसिडेंशियल प्लेस को विहार बोलते हैं, और जहाँ पर मिलकर पूजा करते हैं उस जगह को हम चैत्यास बोलते हैं। तो ये भी इसमें भी डेवलपमेंट का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, बुद्धिज्म। इसके अलावा उन्होंने कई सारी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन को प्रमोट किया। इस रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज के थ्रू एजुकेशन को प्रमोट किया, और ये यूनिवर्सिटीज तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला में थी, और ये सब बुद्धिस्ट लोगों ने बनवाई थी, बुद्धिज्म में ये डेवलप हुई थी, और इसी के थ्रू फिर एजुकेशन प्रमोट किया गया। इसके बाद जो पाली लैंग्वेज में ये अपनी टीचिंग्स देते थे, तो इसकी वजह से जो पाली लैंग्वेज थी वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप की थी बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। इसके अलावा कोई और भी अदर लैंग्वेजेस भी बुद्धिज्म की टीचिंग्स के थ्रू प्रमोट हुई थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इन्होंने इंडिया के कल्चर को दूसरी पार्ट्स ऑफ एशिया में भी स्प्रेड किया, तो और भी कंट्रीज में, एशिया के और भी कंट्रीज में हमारे इंडिया का कल्चर पहुंच पाया बुद्धिज्म की वजह से। तो सबसे पहले अहिंसा का कॉन्सेप्ट जो नेशन की पहचान बना, कई सारे स्तूपास जो कि बने हमारी कंट्री में, चैत्यास और विहारास बने, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज बनाई गई जिसमें एजुकेशन डेवलप हुआ, स्प्रेड हुआ, और पाली लैंग्वेज और भी अदर लोकल लैंग्वेजेस जिसमें उन्होंने टीचिंग दी, तो उसके थ्रू ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका भी डेवलपमेंट हुआ, और उनकी वजह से हमारे इंडिया का कल्चर अलग भी दूसरी कंट्रीज में भी पहुंच पाया। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वेट करिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर को।